जय श्री राम। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह तोमर पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पर किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। जो शेल होती है उसे हॉलो स्फीयर भी कहते हैं। जैसे कि आपके कड़े वगैरह होते हैं तो वो शेल की तरह ही काम करती हैं। तो बीच वाला ये पार्ट जो होता है, जिस तरह की डायग्राम में दिखाया है, ये आपका हॉलो होता है बिल्कुल। तो इस तरह से टू लेयर्स होती हैं। तो सपोज इनिशियली जो पॉइंट चार्ज है वो आउटसाइड है आपका, जो पॉइंट चार्ज है वो आउटसाइड द शेल। इनिशियल फर्स्ट केस हमने मान लिया कि ये आपकी कोई शेल थी। पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, कि जो स्फेरिकल शेल है इसकी रेडियस आर है, इसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रेडियस आर है। कंसिडर ए पॉइंट पी। हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो इस पॉइंट पी पे निकालनी है, विच इज आउटसाइड ऑफ द सेल। जो वो सेल से इस सेल के आउटसाइड बाहर की साइड है, एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। दिस स्मॉल आर इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल आर। नाउ ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। तो हमने गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किया with center O and radius small r. According to Gauss theorem, E dot ds for surface S, Gaussian surface के लिए E dot ds जो होता है Q upon epsilon naught। अब इस पॉइंट P पे जो ds है और E दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, so E ds cos theta is equal to Q upon epsilon naught, and E and ds are directed along the same direction, so we can take theta is equal to 0। थीटा को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थीटा को जब हम 0 रखेंगे तो इट विल बिकम्स E ds cos 0 for surface S is equal to Q upon epsilon naught, और cos 0 की वैल्यू 1, so E ds is equal to Q upon epsilon naught। अब ds जो है सरफेस एरिया होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो ds के प्लेस पे ds की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q upon epsilon naught। सो E इज इक्वल टू Q upon 4 पाई epsilon naught स्मॉल r स्क्वायर। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज होता था। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे प्रीवियस डेरिवेशंस में, वो Q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता था। व्हाट डज इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल is such that if whole charge were concentrated at the center of cell, कि सारा का सारा जो चार्ज है वो शेल के सेंटर पर कंसंट्रेटेड हो गया है। सेकंड केस, यदि पॉइंट जो है सरफेस ऑफ सेल के ऊपर हो तो पीडीएस पिछली बार की तरह बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होंगे। अब रेडियस जो होगी वो कैपिटल आर होगी, तो ई जो आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा। या वो ईडीएस आप गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते थे, ईडीएस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस ईडीएस कॉस 0 जैसे पिछले केस में निकाला था, ds की जगह 4 पाई आर स्क्वायर रख के पिछला वाला पूरा डेरिवेशन बिल्कुल उसी टाइप से E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर आ जाता। अब Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होती है। तो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो डायरेक्ट हम Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसी में हम दिस विल इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू
1/ε0 कर लें, और दिस Q/4πr², ये चार्ज पेरेंट एरिया, ये होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में विच इज इक्वल टू σ/ε0, और हम बता दें कि भाई सिग्मा जो है हमारी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो बाकी हमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू Q/4πr²। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई σ/ε0 इज इक्वल टू σ/ε0। इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैक्सिमम होगा एट द सरफेस ऑफ द सेल, क्योंकि इससे छोटी रेडियस तो हो ही नहीं सकती सरफेस पे, तो ये रेडियस आपकी सबसे मिनिमम है। हम देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगी जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद जैसे जैसे बाहर जाएंगे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी, ई की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होती चली जाएगी। तो यदि अब थर्ड केस की यदि इनसाइड द सेल हो, जो पॉइंट है हमारा P वो इनसाइड द सेल हो, तो डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे, पॉइंट P इनसाइड द सेल, फिर वही गॉस थ्योरम E.ds इज इक्वल टू Q/ε0, बट हियर Q इज इक्वल टू 0, सो E.ds इज इक्वल टू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका 0 होगा। तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है हॉलो स्फेरिकल शेल के लिए। On further moving, this is the graph कि किस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फेरिकल शेल। चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए हमने देखा था कि इनसाइड 0 होता था जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, अप टू डिस्टेंस r डिस्टेंस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो r डिस्टेंस पे यहाँ ग्राफ शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जैसे जैसे हम बाहर की ओर जा रहे थे तो E जो था Q/4πε0r² था, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो यहाँ से ग्राफ आ गया इस तरह से कर्व लाइन विच शोज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो व्हेन गॉसियन रेडियस r इज लेस देन r, E इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस व्हेन r इज इक्वल टू r, E इज मैक्सिमम σ/ε0, ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली। थर्ड पार्ट व्हेन r इज ग्रेटर देन r, तो ये आपका ये वाला पार्ट जो है इनसाइड r है, ये वाला पॉइंट जो है ये आपका ऑन द सरफेस है, और ये वाला पोर्शन जो है ये आउटसाइड। मतलब तीन पोर्शन जो ग्राफ में दिख रहे हैं, ये लास्ट वाला पोर्शन है पॉइंट जो था आउटसाइड द सेल था, यहाँ पे पॉइंट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और इस पॉइंट पे जो पॉइंट था आपका ऑन द सरफेस था, पॉइंट ऑन द सरफेस, और यहाँ ये जो पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट पॉइंट, ये पोर्शन जो है यहां से यहां तक का पॉइंट इनसाइड द सेल, पॉइंट इनसाइड द सेल। तो तीन रीजन इस ग्राफ में शो किए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा जो भी 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से करें बोर्ड के लिए। Now we will do some important numericals based on grouping of capacitors, series combination and parallel combination. How to solve these numericals, very important for CBSE board examinations. So look at the formulas first. When capacitors are connected in series, then their equivalent capacitance of combination is 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 plus 1/Cn होता है। पैरेलल में यदि कनेक्टेड हो कैपेसिटर्स तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn होता है। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन,
A student requires a capacitance of 3 microfarad कि एक स्टूडेंट को जो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए 3 माइक्रोफैराड चाहिए इन ए सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट के पोटेंशियल के अक्रॉस ए लार्ज नंबर ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम each of which can withstand a potential difference of not more than 300 वोल्ट कि इनमें से हर एक जो है जो विदस्टैंड कर सकता है 300 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल नहीं होना चाहिए। तो कहता है सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए अब कैपेसिटर्स को हम कैसे मान सकते हैं भाई, कुछ कैपेसिटर सीरीज में हैं और उनकी कुछ रोज हैं, जैसे इस तरह से ये कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो गए डैश डैश डैश, तो इस तरह से फिर सेकंड रो डैश डैश डैश, इस तरह से थर्ड रो डैश 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 एंड सो ऑन। तो हमें नहीं पता कितनी एक पहली रो में कितने हमारे कैपेसिटर्स होंगे और ऐसी कितनी रोज बनेंगी। तो हमने सपोज कर लिया कि देयर बी n कैपेसिटर्स, टोटल कैपेसिटर्स जो हैं वो n है और जो हमारी रोज बन रही हैं वो m रोज बन रही हैं विद स्मॉल n कैपेसिटर्स इन ईच रो, और हर एक रो में जो कैपेसिटर्स हैं वो स्मॉल n हैं। तो टोटल कैपेसिटर n जो होंगे स्मॉल m इंटू n होंगे। ओके, नाउ n कैपेसिटर्स इन ए रो आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल वोल्टेज कितना होना चाहिए 1000 वोल्ट अपीयर्स अक्रॉस देम। If 300 volt is the voltage across each capacitor, then total voltage कितना होना चाहिए, हम जानते हैं भाई हर कैपेसिटर सेम कैपेसिटी है, तो यदि 300 वोल्ट इसके अक्रॉस हो रहा है तो 300 इसके अक्रॉस, 300 इसके अक्रॉस, मींस यदि हम यहाँ n कैपेसिटर्स लगाएं तो टोटल उनका जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो कितना होगा 300n होगा, और वो 300n किसके इक्वल होना चाहिए 1000 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए। So we substitute n is equal to 1000 वोल्ट और n is equal to 1000 अपॉन 300 3.3, तो होल नंबर में हमने इसे 3 ले लिया, अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम 4 भी ले सकते थे। तो यहाँ पे 3 होल नंबर्स ले लिए, यानी कि 3 कैपेसिटर्स आपकी एक रो में अटैच होंगे। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ ए रो is given by 1 upon c is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, which means 1 upon c is equal to 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 2, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये आपका आ गया 3 by 2, यहाँ से c की जो वैल्यू होगी वो 2 by 3 माइक्रोफराड। अब एक रो के कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 by 3 माइक्रोफराड, तो m रोज जो हैं उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी m इंटू 2 by 3, और m इंटू 2 by 3 किसके इक्वल होनी चाहिए 3 के, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स को कितना 3 फराड का कैपेसिटर चाहिए था, 3 माइक्रोफराड का सॉरी। सो c डैश इज इक्वल टू mc रख दिया, c डैश इज टोटल कैपेसिटेंस, mc आल्सो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, सो c डैश इज इक्वल टू mc, और m की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ रोज जो होंगी दैट इज इक्वल टू c डैश अपॉन c। तो c डैश की वैल्यू 3 थी, c आपका 2 by 3, ऑन सॉल्विंग 9 by 2 that is 4.55, तो 3 rows of capacitors with 5 capacitors per row is required, मीन्स टोटल हमारे कितने कैपेसिटर हो गए 15 हो गए। नाउ अगर हम कुछ और सोचें